विधानसभा के माननीय सदस्य और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री राकेश सिंह जी, विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह जी, संतोष सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारत माता के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले, महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की पावन जयंती है। इस अवसर पर महाराणा प्रताप की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए देश की वर्तमान चुनौतीपूर्ण स्थिति में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप, राष्ट्र नायक छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्र नायक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे राष्ट्र नायकों का स्मरण हर भारतवासी के लिए एक नई प्रेरणा है। हम सब जानते हैं कि 9 मई 1540 को राजस्थान की वीर भूमि में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था। उस समय मेवाड़ के ज्यादातर दुर्ग और किलों पर अकबर ने या तो कब्जा कर लिया था या उन्हें अत्यंत कमजोर बना दिया था। लेकिन विधर्मियों के सामने देश की आन मान और शान को डिगने नहीं देंगे, इस संकल्प के साथ महाराणा प्रताप ने समाज को जोड़ करके भील, मीना और उस समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए वनवासियों को, गिरवासियों को, समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ करके उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, हल्दी घाटी के रूप में 1776 में 1573 में लड़ी गई वह ऐतिहासिक लड़ाई, और उसके उपरांत जो भी युद्ध उन्होंने उस कालखंड में लड़े थे, सब में विजय प्राप्त करते हुए अंततः अकबर को पराजित करते हुए अपने सभी दुर्ग और किलों को वापस लेकर के उन्होंने भारत के आन मान और शान की रक्षा की थी। इसके लिए उन्हें लंबे समय तक जंगलों में भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए, घास की रोटी तक खाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन वह कालखंड था संगठन का। देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने का उन्होंने प्रखरता के साथ इस कार्य को किया। भामाशाह जैसे दानवीर उन्हें प्राप्त हुए। उस समय के उन्होंने भीलों को, मीनाओं को जोड़ करके सामाजिक संरचना को इतना मजबूत बनाया कि अंततः अकबर की लाखों की सेना महाराणा प्रताप की सेना के सामने नाको चने चबाने के लिए मजबूर हो गई। हिंदुआ सूर्य के रूप में महाराणा प्रताप की जय जयकार उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश के अंदर
छा गई। और आज भी जब देश संकट के दौर से गुजरता है, राष्ट्र के सामने कोई चुनौती आती है, महाराणा प्रताप का स्मरण हर भारतवासी कर उठता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण हर भारतवासी कर उठता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण हर भारतवासी स्मरण करता है। उन सभी राष्ट्र नायकों का स्मरण करता है जिनके त्याग से, जिनके बलिदान से इस राष्ट्र को एक नई संजीवनी मिली है। मित्रों, महाराणा प्रताप का जन्मदिन आज अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है हम सब के लिए। आप देख रहे होंगे 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे तो सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है। दिल्ली में ये बैठक हुई, उधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ जो महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर कार्यक्रम में मौजूद है और इस मौके पर यही बात कहते हुए कि भारत कभी भी छेड़ता नहीं है और जो छेड़े उसको छोड़ता नहीं है। और एक और बड़ी खबर, जैश के आतंकी मारे गए, घुसपैठिए मारे गए। सांबा सेक्टर में 7 घुसपैठिए मारे गए हैं। थोड़ी देर पहले ही न्यूज 18 ने बताया था कि सांबा सेक्टर में घुसपैठियों को मार गिराया गया है। अब उनके बारे में जानकारी और साफ होकर सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि जैश के ये आतंकी है जो मारे गए हैं घुसपैठ करने के दौरान। बीएसएफ के जवानों ने इन्हें ढेर कर दिया है और इस वक्त इनकी संख्या 7 बताई जा रही है। तो सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हो रही थी पाकिस्तानी सेना की तरफ से। यहां पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था, गोलीबारी की जा रही थी और उसी की आड़ में आतंकियों को भारत में घुसाने की कोशिश चल रही थी। और इस घुसपैठ को बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया, घुसपैठियों को ढेर कर दिया। और अब इन घुसपैठियों को लेकर खबर साफ तौर पर सामने आ गई कि ये 7 हैं, इनकी संख्या 7 है जिन्हें सेना ने, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने मार गिराया। और ये जैश के आतंकी बताए जा रहे हैं। सांबा सेक्टर में जिन्होंने घुसपैठ की कोशिश की थी, जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी है जिन्हें इस वक्त ढेर कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सांबा सेक्टर से 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी बताए जा रहे हैं। खुलकर जैश ए मोहम्मद, अलकायदा इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान सेना के बड़े अधिकारी अपने सैनिकों को छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार भी उनका साथ नहीं दे रही, तीसरी तरफ आतंकी अब खुलकर समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में कैप्टन शशि भूषण त्यागी जी मौजूद हैं। शशि भूषण जी, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि सांबा सेक्टर में घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया। अब ये क्लियर हो गया है कि ये आतंकी थे, जैश के आतंकी जिन्हें घुसपैठ के दौरान बीएसएफ ने मार गिराया है। यानी कि आतंकी अब खुलकर समर्थन कर रहे सेना का और सेना भी उनका साथ ले रही है पाकिस्तान की। जैश के आका तो खून के आंसू रो रहा है और इन्होंने भी नमक का हक अदा करने के लिए कुछ तो प्रयास करना बनता था, वो कोशिश की है। पहले भी कोशिश इनकी नाकाम करती रही है भारत की सेना, आज भी किया और आगे भी होगा। रीढ़ की हड्डी इनकी टूट गई। अब ये फ्रिंज एलिमेंट हैं जैश के, वो फ्रिंज एलिमेंट ये ऐसे हैं कि दिवाली की मेन जो वो है दीप मालिकाएँ एक साथ जला दी, कुछ दिया बाद में लपलपाता रह जाता है। तो ये इनके वो फ्रिंज एलिमेंट है जिन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है, डेस्परेट है और पाकिस्तान में वापस जा नहीं सकते और भारत में ये आने नहीं देंगे। तो वही कहते हैं कि ये तो ऐसा समझ लीजिए कि भारत इनको जीने नहीं देगा और पाकिस्तान के जो आका हैं वो इनको मरने की इजाज़त दे नहीं रहे। तो जहाँ सैनिक अपनी चौकी छोड़कर भाग रहे हैं, ये अगर ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं तो शायद इनका मानसिक रूप से इतना ब्रेन वॉश हो गया कि
कि ये नहीं देख पा रहे कि ये डेस्परेशन की सिचुएशन में इनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो अच्छा ही होगा कि खुद वापस जाएं और अपने नागरिकों के हाथों मारे जाएं। यहाँ तो बेमौत मरने के लिए आ रहे हैं। ये बेमौत मरने की स्थिति तो वहां की सरकार के सामने भी है। सरकार को अब ये समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे। पहलगाम में आतंकी हमले को रोक नहीं पाई वहां की सरकार। सेना के चीफ का मन था और उन्होंने आईएसआई के साथ मिलकर, लश्कर के साथ मिलकर पहलगाम में आतंकी हमला करवा दिया। सरकार रोक नहीं पाई। अब सरकार के सामने वहां की जनता से भी जूते खाने की नौबत है। एक्शन लेते हैं तो भारत की सेना पीटने को तैयार है। दुनिया भर में किसी का समर्थन उसे मिल नहीं रहा है, तो उनके सामने भी वही स्थिति है, आगे कुआं पीछे खाई। जी जी जी, आपकी मर्यादा है प्रेस और मीडिया में, वो शायद इसलिए नहीं चला रहे हैं अभी। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले एक वीडियो, बड़ा शॉर्ट वीडियो दिखाया था। मुनीर के साथ बगल में एक और आर्मी अफसर बैठा हुआ था। तो मैं अपने इनपुट के हिसाब से ये बताता हूँ कि मुनीर तो हिस्ट्री हो गया, बगल वाला जो है वो आज के समय में दरअसल पाक के सेनाध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज है। ये सत्ता परिवर्तन का खेल शुरू होगा, क्योंकि हारते हुए तो कोई सी भी शक्ति हो, हिटलर भी रहा हो। आपको याद होगा कि कैसे इराक में सद्दाम हुसैन भागता भागता फिरा, गद्दाफी भागता भागता फिरा। इनको भागने की गुंजाइश अब शायद ख़त्म हो गई है। मुनीर अगर समय रहते हुए निकल जाता, परिवार तो भेज दिया, अब इस वक्त बताया जाता है कि वो गिरफ्तार किया गया है और राजद्रोह का उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। तो बड़े लिमिटेड ऑप्शन है पाकिस्तान के पास इस समय। अब तो यही होगा। सर, अगर इन खबरों को मान भी लिया जाए कि मुनीर को गिरफ्तार किया गया है, राजद्रोह का मुकदमा चलेगा, लेकिन इससे क्या फायदा होगा पाकिस्तान को? क्या पाकिस्तान की सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बिना सरकार को भरोसे मिलिए, बिना पाकिस्तान की जनता को भरोसे मिलिए असीम मुनीर ने देश को युद्ध में झोंक दिया? क्या ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि असीम मुनीर को चेहरा बनाओ, इसे बलि का बकरा बनाओ और फिर भारत से ये गुजारिश करो कि भाई ये गलती हमारी नहीं थी, जिसकी थी उसे हमने सजा दे दी है? क्या इस वजह से ये एक्टिविटी हो सकती है? देखिए, पाक का जो भी सेनाध्यक्ष होता है वो डिफैक्टो रूलर होता है। पाकिस्तान को वही शासक है और वही कंट्रोल करता है, और उसके लिए कुछ कन्वीनियंट आदमी रखते हैं, कोई बताते हैं ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है। ये फॉल गाई हैं। देश में जब कुछ गलत हो जाएगा इनको आगे कर दिया जाता है। दे विल मेक एप्रोप्रिएट नॉइसेस, कहेंगे कि हमसे ये कर लो, बातचीत कर लो, आप हमें अगर दिलासा दो कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे तो हम भी लड़ाई बंद कर देंगे। वो उनके प्रेटेंशंस थे। लेकिन ये आसिफ मुनीर ने अपनी लेजिटिमेसी उस वक्त खो दी जब उसके सबॉर्डिनेट्स ने ही उसकी मीटिंग में जाने से मना कर दिया। तो अब बात वो आती है कि इस वक्त कौन होगा जो पाकिस्तान में आगे फ्रंट में खड़ा होकर कहे आई विल टेक द कॉल। तो फ्रंट में आने को कोई तैयार नहीं है। जिन्हें लाया गया है अभी उनको लेकर क्लियर नहीं है कि उनका एजेंडा क्या हो सकता है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं सुधीर सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। सर, सुधीर सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक स्थिति जो यहां पर बन गई है कि पाकिस्तान के सेना के अधिकारी, और अब खबर आ रही कि जनरल मुनीर को शायद वहां गिरफ्तार कर लिया गया है, तमाम अधिकारी अपनी जनता को, अपनी सेना को छोड़कर भाग रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, पंजाब के 10 मंत्री बॉर्डर इलाकों का दौरा करेंगे। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान में वहां के मंत्री, वहां के नेता, वहां के सेना के अधिकारी अपनी जनता को, अपने जवानों को छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में यह स्थिति है कि हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे तमाम बड़े बड़े अधिकारी उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर इस वक्त टेंशन दिख रही है। पंजाब के 10 मंत्री बॉर्डर इलाकों का दौरा करेंगे और वहां की जनता को भरोसा दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं। और यह बहुत बड़ी बात होती है सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए और नागरिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए। यह एक बहुत बड़ा कदम है। हमारी सरकार जनता के साथ है। जनता की उम्मीदों के हिसाब से ही देश ने चाहा, सरकार ने कदम उठाया, सेना ने उसे इंप्लीमेंट कर दिया। और अब जो भी स्थिति बनी है, जो
जो भी परिस्थिति बन रही है, उस टेंशन के बीच भी, हालांकि बहुत सारे लोग होंगे जो बॉर्डर इलाकों में रह रहे होंगे, उन्हें टेंशन होगी जरूर कि अब अगर युद्ध बन जाती है, युद्ध जैसी स्थिति तो बनी गई है, युद्ध अगर डिक्लेयर हो जाता है तो फिर हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे, हमारे परिवार का क्या होगा। यह ह्यूमन टेंडेंसी, इस तरह की सोच होगी ही। और ऐसे में तमाम मंत्री, और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां के मुख्यमंत्री, वहां के एलजी सभी आम लोगों के बीच जा रहे हैं, टेंशन वाले इलाकों में जा रहे हैं। और इसी पर आगे मैं बात को बढ़ाऊंगी, सुधीर जी के पास एक बार फिर चलूंगी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। सुधीर जी, जो एक परिस्थिति बन गई पाकिस्तान में कि वहां की सरकार, वहां की सेना के अधिकारी छिपते दिख रहे हैं, और खुलकर फ्रंट पे कौन है, अलकायदा, फ्रंट पर कौन है, जैश के आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में आगे की रणनीति के हिसाब से आप बताइए कितनी बड़ी चुनौती भारत के सामने, या ये कोई चुनौती नहीं है, अब तो खुलकर आ गए तो हम भी खुलकर खेलेंगे, खुलकर मारेंगे। देखिए, कोई वॉर की स्थिति नहीं है, वॉर ऑलरेडी ऑन है। ये परसेप्शन हम निकाल रहे हैं कि वॉर होगा, वॉर तो शुरू हो गया जब से पाकिस्तान के तंत्र ने कल देर रात में, शुरू रात से देर रात तक लगभग 800 मिसाइल या ड्रोन फेंके जा सकता है, जबकि भारत में इसका फायदा लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं जगह जगह पे इस तरह। तो ये ग्राउंड से रिपोर्ट इस वक्त हमारे सहयोगी भेज रहे थे, जगह जगह पर क्या स्थिति है वो बताने की कोशिश हो रही है। देखिए, अब कई जगहों पर सायरन बजाए जा रहे हैं, लोगों को सतर्क किया जा रहा है। सुधीर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कह रहा था कि कल जो पाकिस्तान ने 500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमारे शहरों पर फेंके, तो वार तो शुरू हो गया। चूंकि ये नागरिक ठिकाने भी थे, ये मिलिट्री ठिकाने भी थे, तो वार तो विधिवत शुरू हो गया पाकिस्तान की तरफ से। हमने भी जवाब दिया, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर सहित उनके 15 शहरों पर हमला किया। और बिल्कुल हमारे पर जो उन्होंने हमला किया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको हवा में ही चूर कर दिया, सारी मिसाइलों को, ड्रोन्स को। लेकिन वहां जमीन पर लगे हैं, चोट लगे हैं, लोग मरे हैं, घायल हुए हैं, तो बुरी तरीके से पाकिस्तान के लोग जो है वो परेशान हैं। इसलिए आप जो बता रही हैं कि जो जनरल मुनीर शायद गिरफ्तार किए गए हैं, मुझे लगता है कि ये चर्निंग बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मिलिट्री में, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से भारत की जनता सरकार और सेना के साथ खड़ी है, पाकिस्तान की जनता जो है सरकार और सेना के साथ बिल्कुल खड़ी नहीं है। बलूचिस्तान में देखिए, जश्न का माहौल है, वीडियो आ रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। भारत ने हमला किया, अगर ये 2-3 दिन चला तो बलूचिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान को डिक्लेयर कर देगा, और ये एक नई स्थिति होगी। तो ये अभी इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आने हैं, और ये सारे ट्विस्ट पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक होने जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान के सैनिकों, हुक्मरानों ने, जिनके हाथ में एक्चुअल पावर है, उन्होंने किस तरह से हमला करने का सोचा। जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह दिख रहे हैं वो तो नमूने हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। असली पावर तो आर्मी के पास है। तो आर्मी ने कैसे डिसीजन ले लिया कि वो लड़ेंगे, चूंकि आर्मी को तो पता है कि उनके पास क्या है क्या नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो ये एक कहिए सुसाइडल निर्णय है, और जी कल रात में ही उनको पता चल गया, आगे भी पता चलेगा। सर, मुझे ये लगता है कि वहां की आर्मी ने सोचा नहीं होगा कि भारत इस तरह से जवाब देगा। शायद उनका कैलकुलेशन यहां बिगड़ गया। उन्हें लगा होगा कि हम पहलगाम में एक छोटा सा इंसिडेंट करवा देते हैं, और उसके बाद अपने देश में सेना की वजूद जो है, सेना का, वो बढ़ जाएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हरियाणा के पंचकुला में भी सायरन बजाया गया, यहां पर भी सायरन बजाया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा के पंचकुला में सायरन बजाया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। और कुछ थोड़ी देर पहले ही चंडीगढ़ में भी सायरन लगभग 10 मिनट तक बजाया गया था। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, सायरन बजाकर एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं कि अगर ड्रोन अटैक होता है पाकिस्तान की ओर से, हमारी सेना तो तैयार है ही, आम जनता भी तैयार हो। उनके लिए गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, जैसे कि बालकनी में न खड़े हों, घर के अंदर रहें, बाहर शहर में घूमे नहीं, अगर जरूरत नहीं है तो शहर में सड़कों को खाली रखें, बेहतर होगा। इस तरह की गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। सायरन भी अलग अलग तरह की होती हैं।
जब थोड़ी देर के लिए सायरन बजता है, रुक रुक कर सायरन बजे, इसका मतलब होता है कि एक तरह से मॉक ड्रिल है, लोगों को चेताया जा रहा है कि कुछ हो सकता है। और लंबे वक्त तक बिना रुके सायरन बजे तो ये एक तरह की चेतावनी होती है कि आप सेफ जगह पर चले जाएं। गाइडलाइंस भी जारी किए जा रहे हैं। आप दोनों एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से ही बारी बारी से मैं जानूंगी कि जब सायरन बजे आम इंसान को, मेरे परिवार के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, दूर के लोग हैं, उन्हें जब अपने जिले में, अपने शहर में सायरन की आवाज मिले तो उन्हें क्या करना चाहिए? कैप्टन त्यागी जी, सबसे पहले आप बताएं इस मुद्दे पर। सायरन की आवाज़ हो या ना हो, जरूरी नहीं कि जहां नागरिक अपने घर के अंदर बैठे हों तो सायरन की आवाज़ सुन भी लें। और हो सकता है कि सायरन इतनी दूर बज रहा हो कि सायरन की आवाज़ उन तक ना आए। लेकिन संवेदनशील नागरिक, जागरूक नागरिक, ये उनके कर्तव्य का अंग है कि समझें कि खतरा है तो क्या क्या तैयारी कर लें। खतरे को देखते हुए जो तैयारी करना है उसमें 4-5 बातें मेन रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो सफिशिएंट कैश होना चाहिए, क्योंकि एटीएम और बैंक ऑपरेट नहीं हो रहे होंगे। पैसे की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप अपनी जगह से कहीं दूर भी जाएं तो कुछ सेवाओं के लिए तो पैसा देना ही पड़ता है। एक बात तो सफिशिएंट कैश होना चाहिए, सफिशिएंट मेडिसिन होनी चाहिए आपके परिवार में, या आप स्वयं लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी आपके पास दवाइयाँ होनी चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट एड किट के हिसाब से वो चीज़ें होनी चाहिए जो फ़ौरन इलाज के लिए आप इस्तेमाल कर सकें। ईश्वर ना करे कि ऐसी ज़रूरत पड़े, लेकिन फर्स्ट एड किट में जो जो सामान है उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी उनको आना चाहिए। अलावा इसके ये कि वो कुछ सेफ हेवन बनाएं, अपने घर में, अपनी बिल्डिंग में आइडेंटिफाई करके रखें, क्योंकि ऐसी जगह ज़रूरी नहीं है कि आप, ये अर्थक्वेक वाली बात नहीं है कि जहां आप बिल्डिंग के बाहर आ गए, बिल्डिंग से बाहर आ गए तो प्रोबेबली यू आर मोर एक्सपोज टू द डेंजर। अभी चेतावनी में तो कहा जाए कि बालकनी में भी ना खड़े हो। तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए अगर आपके यहाँ बेसमेंट है, बेसमेंट में रखें। और जब लाइट ब्लैकआउट हो तो ब्लैकआउट होने के टाइम में कर्टेन को ड्रॉ करना जरूरी है। ध्यान रखें कि कर्टेन को, अगर आप सोचते हैं कि मैंने तो लाइट बुझा दी, कमरे में अंधेरा है, तो पर्दे खुले रहें तो कोई परेशानी नहीं है। पर्दे खुले रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? हमारे बहुत सारे गैजेट्स हैं जो रिमोट से कनेक्टेड रहते हैं। हाँ। और रिमोट से ये जो एमिट होती है आम लोगों को वो रोशनी नहीं दिखाई देती, लेकिन एक ये रोशनी एमिट होती है जो मशीनों में कैप्चर होती है, मशीनों में दिखती है, हाँ, डिटेक्शन डिवाइसेस है वो पकड़ लेते हैं। तो एक तो ये मालूम पड़ जाता है कि यहाँ बिल्डिंग में ये पर्टिकुलर पॉइंट है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं।